बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 4 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। बेटा सबसे पहले तो मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और बेटा इसकी डेरिवेशन अक्सर एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो ये अक्सर पेपर में लॉन्ग आता है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है, तवज्जो से लेक्चर को सुनना है। बड़ी ही सादा सी इसकी डेरिवेशन है, थोड़ी सी दिखने में ऐसे लगता है कि बहुत लेंथी डेरिवेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको समझ आ जाता है तो आपका कलम नहीं रुकेगा और आप इसकी डेरिवेशन बड़ी आसानी और बड़ी जल्दी से कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट तरह की होती हैं। जैसे डैम में वाटर स्टोर है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह बच्चे, एक शरारती बच्चा है, उसके हाथ में गुलेल है, ठीक है, और उसने उसके अंदर जो है एक स्टोन रखा हुआ है और वो उसे खींचता है, या एक स्प्रिंग है उसे वो स्ट्रेच करता है, तो उसमें बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। या बेटा इसी तरह एक सेल है या बैटरी है, तो उसके अंदर बेटा आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड, ठीक है। जब कोई बॉडी किसी फोर्स फील्ड में है, लाइक अगर फोर्स फील्ड ग्रेविटी है, तो तब बेटा जो उसकी पोजीशन है, उस फॉर एग्जांपल वो किसी हाइट पर है, वॉल क्लॉक दीवार के साथ लटका हुआ है, तो उस वक्त उस हाइट की वजह से, उस पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब वो फोर्स फील्ड आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है, और बिकॉज ऑफ इट कॉन्स्ट्रेंट स्टेट, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट स्टेट मीन जो हमने कंसीडर्ड की हुई है, ठीक हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं E = mgh, ठीक है। बट बच्चों याद रखिएगा, ये फार्मूला नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है। जब G की वैल्यू कांस्टेंट हो, G की वैल्यू कांस्टेंट मीन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 ms-2। बट बेटा हमने पढ़ा है, अगर एक रॉकेट को हमने अर्थ की सरफेस से बाहर लेकर जाना हो, तो आपने देखा है जो हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, G का इन्वर्स रिलेशन होता है एल्टीट्यूड के साथ। एल्टीट्यूड कहते हैं डिस्टेंस अबव सी लेवल। जो हम ऊपर जाते जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = G/m/r² सैटेलाइट्स के टॉपिक में हमने नॉर्मली रिलेशन यूज़ किया था चैप्टर 2 में। तो वहाँ आप देखते थे कि F का इन्वर्स रिलेशन होता है बेटा r² के साथ। r² बढ़ेगा तो F कम होगा। तो अब तो G कांस्टेंट नहीं है, तो ये जो फार्मूला है mgh, इसकी लिमिटेशन यही है कि ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ठीक होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जाते हैं किस कंसेप्ट की तरफ? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो सबसे पहले तो मार्क कर लें, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर आपके पास है जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज़ द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्प्रिंग ड्यू टू इट्स कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्टेट। बेटा कोई स्प्रिंग जो है वो अपनी कंप्रेस स्टेट में है, आपने उसको दबाया हुआ है या आपने उसको स्ट्रेच खींचा हुआ है, तो उस वक्त जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी टाइप है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 kx²। के बेटा यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है जी। हुक्स लॉ से F = kx होता है, k = F/x, और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, और स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन का सेम यूनिट होता है। x बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो 1/2 kx² आपके पास क्या है जी? पोटेंशियल एनर्जी है। सही हो गई बात, तो आप नोट कर लेंगे। फिर है जी हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब एब्सोल्यूट असली पोटेंशियल एनर्जी, भाई नकली पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है और असली पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, और ये हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ एब्सोल्यूट क्यों लिख रहे हैं? तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक एग्जांपल। बेटा एक बच्चा है, ठीक है जी, उसकी बॉल एक टेबल पर पड़ी हुई है, ठीक है।
जब वो बॉल ज़मीन से ग्राउंड लेवल से बैठ के देखता है तो टेबल की हाइट h है, तो वो कहता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। उसकी मम्मा आती हैं, वो उसको उठाकर उस टेबल पर बिठा देती हैं। अब बॉल कहाँ पड़ी हुई थी? टेबल पर। अब यूं ही वो बच्चा उस टेबल के ऊपर बैठता है तो बॉल टेबल पे पड़ी हुई थी। अब वो टेबल एक्ट करती है उसके लिए एज अ ग्राउंड सरफेस, एज अ रेफरेंस। तो उसके मुताबिक वो कहता है ये तो मेरी सेम हाइट पर आ गई है, अब इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं है। भाई ऐसा क्यों? देखें, जब वो नीचे बैठा हुआ था तो तब हाइट h थी, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन mgh थी। जब उसकी मम्मा ने उसको उठाकर टेबल पे बिठा दिया तो हाइट तो रही नहीं। तो उसने कहा कि जी अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो यहाँ पर चेंज हो गई, या मेरे रिस्पेक्टिव तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर ने दो डिफरेंट लोकेशन पर, दो डिफरेंट पोजीशन पर दो अलग अलग राय दी, तो इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमेशा किसी रेफरेंस से मेजर की जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक बंदा कुएं में खड़ा हो और एक बंदा ज़मीन पे खड़ा हो। ठीक है, और वो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, लाइक एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ठीक है, तो जो बंदा खड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर वो कहेगा कि भाई मेरी हाइट जो है वो h है, फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर को ऑब्जर्व करने की। जो कुएं में खड़ा हुआ वो कहेगा h प्राइम है। तो एक की पोटेंशियल एनर्जी mgh बन रही है, एक की mgh प्राइम बन रही है, अलग अलग बन रही है। लेकिन बेटा क्या हो कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को इतना दूर ले जाएं, इतना दूर ले जाएं कि वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट ही ना करे, वैनिश हो जाए, तो बेटा तब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पॉइंट पर जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो, ठीक है, तो वहाँ पर दोनों ऑब्जर्वर कहेंगे कि भाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। ठीक है, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि हम वर्क करेंगे सर्टेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो, उसे ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डेफिनेशन मार्क करें, द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन इज द वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो। अगर बेटा हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर ले जाएं जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो, तो हमें वर्क करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए सर्टेन पोजीशन से इन्फिनिटी, और वो वर्क ही बराबर होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। और तमाम ऑब्जर्वर के लिए उस पॉइंट पर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो बेटा सेम होगी। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक हो गई बात। अब जैसे आप ये देखें, ये अर्थ है, ठीक है, तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो mgh है, वैलिड है। बट जो हम इस अर्थ की सरफेस से अवे मूव करते हैं, तो अब हम एक हाइट पर जाते जा रहे हैं। जो हाइट बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जा रही है, और हम जाते जाते एक पॉइंट आता है लेट से n, और ये पॉइंट इन्फिनिटी फासले पर है। तो r तो इन्फिनिटी हो गया, तो f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था r स्क्वायर के, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी तो ज़ीरो होता है। तो भाई यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो गई n पॉइंट पर। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक बेटा हमने वर्क किया, ठीक है जी, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, वो बराबर है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। तो देखें, द रिलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी इज़ mgh। क्या कहता है कि जो हम रिलेशन यूज़ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या करते हैं? mgh, विच इज़ ट्रू ओनली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये मैंने बात की ना, पेपर में MCQ आ सकती है कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ mgh। ठीक है, ये mgh वैलिड ओनली फॉर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ नियरली कॉन्स्टेंट। यहाँ पर बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्स्टेंट हो, बट इफ़ द बॉडी इज डिस्प्लेस थ्रू अ लार्जर डिस्टेंस इन स्पेस, लेकिन अगर बॉडी को बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पर लेकर जाना हो स्पेस में, लेट इट बी फ्रॉम पॉइंट 1 टू n। जैसे अभी आपको फिगर 4.11 नज़र आ रही है कि हमने बॉडी को पॉइंट 1 से, ठीक है, पॉइंट 1 ही आप देख लें अर्थ की सरफेस से कितना दूर है, तो हम मज़ीद दूर जा रहे हैं, 1 से कहाँ जा रहे हैं? पॉइंट n तक। इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। भाई जो हाइट बढ़ती जा रही है, तो अब तो f डिक्रीज हो रहा है, आपके पास r बढ़ रहा है ना। आपने फार्मूला पढ़ा है ना, f इज़ इक्वल टू g mm ओवर r स्क्वायर।
तो जी आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट है, तो हम एफ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं आर स्क्वायर के। आर बढ़ेगा तो एफ कम होगा, अब एफ कांस्टेंट नहीं है सिंस इट वेरीज इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हमारे पास इस केस में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का केस बन रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे पॉइंट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये टुकड़े छोटे छोटे पैच हमने इसलिए ही बनाए हैं कि हम इन छोटे छोटे टुकड़ों में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स यूज़ करें और इन सब का सम करें तो हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ जाए। ठीक है, तो वो जो दो टॉपिक हमने पढ़े थे वर्क डन बाय कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स, उनका कंसेप्ट भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। देखिए, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, भाई इस डिफ़िकल्टी को मिनिमाइज करने के लिए, बचने के लिए, वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड n इनटू स्मॉल स्टेप्स। यही मैंने कहा, 1 से लेकर n तक जो हमारे पास ये डिस्टेंस है हम इसको छोटे छोटे पैचेस टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सो ऑन टू n। n से पहले क्या होगा n-1, उससे पहले n-2। ठीक है, इनटू अ स्मॉल स्टेप्स ईच ऑफ लेंथ डेल्टा आर। अच्छा, ये जो दो स्टेप्स हैं 1 और 2, इनके दरमियान फासला कितना है आपको नज़र आ रहा है डेल्टा आर। इसी तरह 2 और 3 के दरमियान फासला कितना होगा डेल्टा आर। n-1 और n के दरमियान फासला कितना होगा डेल्टा आर। दो स्मॉल स्टेप्स के दरमियान फासला कितना है डेल्टा आर। सो डैट द वैल्यू ऑफ द फोर्स रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ईच स्मॉल स्टेप। आ गई ना बात भैया। अब केस तो बन रहा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, लेकिन जब हमने इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया तो उन स्टेप्स में डिस्प्लेसमेंट हमने एक जैसा रखा डेल्टा आर। तो अब जो आपके पास फोर्स लगेगी शॉर्ट इंटरवल के लिए वो क्या होगी जी, हमारे पास कांस्टेंट होगी। हैंस द टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वर्क डन ड्यूरिंग ऑल दीज स्टेप्स। तो बेटा अगर हम इन तमाम स्टेप्स का 1 से 2, 2 से 3 वर्क ऐड कर लें तो मेरे पास टोटल वर्क जो है जी वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आप देखें आगे है, इफ़ R1 एंड R2 आर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। भाई कैसे, अर्थ के सेंटर से 1 पॉइंट का बेटा जो डिस्टेंस है ये यहाँ से देखें ये R1 है, और ये सेकंड पॉइंट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है बेटा वो R2 है। ठीक है जी, यही यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द अर्थ इन फिगर 4.11 द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप। अब जो वर्क डन है जी ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। अब वर्क हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं 1 से 2 पॉइंट पर बेटा। ठीक है, तो देखें, बी कैलकुलेटेड एज बिलो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज स्टेप्स एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी। कहता है भाई अगर इन दोनों स्टेप का सेंटर लें, ये 1 और 2 स्टेप्स हैं, इनके दरमियान में सेंटर ये रेड डॉट बनेगा, तो इस रेड डॉट से सेंटर ऑफ अर्थ तक का जो फासला है वो आर है बेटा। ठीक है, तो आर एक्चुअली क्या है, ये जो आपके पास पॉइंट बन रहा है ना 1 से ओ तक का, सेंटर ऑफ अर्थ तक का, ये R1 था, और सेकंड पॉइंट के लिए R2 बन रहा था। R एक्चुअली R1 और R2 की एवरेज है। एवरेज कैसे लेते हैं, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। तो यही आपने करना है। तो R क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक है बेटा, फिर इधर देखें डायग्राम में, ये जो डेल्टा आर था ये डिफरेंस था बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तो ये फासला था बेटा R2 और ये फासला है R1। अगर मैं इस वाले फासले में से R2 वाले में से R1 निकाल दूँ तो ये डेल्टा R आ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा R है R2 माइनस R1। तो ये लिख लिया जी हमने यहाँ पर, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल्टा R। ठीक है जी, तो बेटा यहाँ से R2 क्या आ जाएगा, अगर मैं R1 को इधर ले जाऊँ, डेल्टा R प्लस R1। तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R। भाई यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है। R क्या था, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। R2 की जगह पुट कर दे R1 प्लस डेल्टा R। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा R इज इक्वल टू R1। R2 की जगह आ गया R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखें ये स्टेप ना मैंने इधर किया है। R1 प्लस R1 कितना बनता है, 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। यही स्टेप मैंने लिखा है। फिर बेटा 2R1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। ये वाला 2 से कट गया तो ये बन गया R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। तो ये ऐसे आया R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपने याद रखना है R किसके बराबर आया, R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ दिस स्टेप। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल M
स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। अब ये कैपिटल एम मैस ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम जो है ये हमारे पास क्या है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये नीचे लिखा हुआ भी है। वेयर एम इज़ द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम इज़ द मैस ऑफ अर्थ, जी क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब आपने करना पता है क्या है, ये जो आर आया ना इसका स्केयर ले लेना है। क्यों भाई, ये जो फोर्स का फार्मूला है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का, यहाँ आर स्केयर है, तो ये आर है तो हम इस पर स्केयर अप्लाई करेंगे। तो स्केयरिंग इक्वेशन 4.10 ऑन बोथ साइड, तो आर स्केयर आ जाएगा बेटा r1 प्लस डेल्टा आर बाय 2 का स्केयर। तो ये तो बेटा फार्मूला नहीं बन रहा a प्लस बी का स्केयर, जो कि होता था a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो हम ओपन कर लेंगे, आर स्केयर इज इक्वल टू r1 का स्केयर प्लस 2, a की जगह आएगा r1, b की जगह आएगा डेल्टा आर बाय 2 प्लस b की जगह आएगा डेल्टा आर बाय 2 का स्केयर। अब भाई एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि एस डेल्टा आर स्केयर इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू r1 स्केयर। भाई पहले तो इधर देखें, ये डेल्टा आर फासला ज़्यादा है, ये यहाँ से यहाँ तक r1 फासला ज़्यादा है। आप कहेंगे सर r1 तो बहुत बड़ा फासला है, फॉर एग्जांपल r1 जो है ये 100 किलोमीटर है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो डेल्टा आर आपके पास 5 किलोमीटर है, तो r1 बहुत बड़ा है डेल्टा आर से, या आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा आर बहुत छोटा है r1 से। तो छोटे वैल्यू का जो स्केयर होता है ना वो मज़ीद छोटा आता है, ठीक है। जो छोटे नंबर का स्केयर होता है वो मज़ीद छोटा आता है। तो डेल्टा आर स्केयर वाली जो टर्म है ना इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, इसका आंसर नियरली इक्वल टू 0 आएगा, कैन बी निगलेक्टेड एज कम्पेयर टू r1। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नज़रअंदाज, इसको हम 0 कर देंगे, अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। हैंस आर स्केयर इज इक्वल टू r1 स्केयर, ये बेटा 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, r1 डेल्टा आर, तो यहाँ आ जाएगा r1 डेल्टा आर। फिर बेटा मैंने अभी आपको बताया था डेल्टा आर किसके बराबर था, r2 माइनस r1 के, तो हम लिख लेंगे आर स्केयर इज इक्वल टू r1 स्केयर प्लस r1, और डेल्टा आर की जगह आएगा r2 माइनस r1। अब फिर ये स्टेप मैंने इधर किया, r1 स्केयर और r1 को r2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 r2, और r1 को माइनस r1 से करेंगे तो माइनस r1 स्केयर, और ये r1 स्केयर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, r1 r2 रह जाएगा, तो इसलिए यहाँ आ गया r1 r2। तो आर स्केयर का मेरे पास जो आंसर आया वो आया r1 और r2। तो ये जो फोर्स की इक्वेशन थी ना, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर आर स्केयर, यहाँ पर बेटा आर स्केयर की जगह मैं पुट कर दूंगा r1 r2, ठीक है। तो इक्वेशन 4.1 तो मेरे पास बन गई, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर r1 r2 एस दिस फोर्स इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल डेल्टा आर। भाई जो हमारे पास पॉइंट थे जब हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं 1 से 2, तो बेटा ये तो बहुत ज़्यादा क्या शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर ये फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर कर रहे हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, तो एंगल 180 डिग्री का है, ठीक है। एस दिस फोर्स इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल डेल्टा आर, सो द वर्क डन इज, तो वर्क डन फ्रॉम इंटरवल 1 to 2 कितना होगा, एफ डॉट डेल्टा आर। तो एफ डेल्टा आर और कॉस कितना आएगा बेटा 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एंटी पैरेलल है। तो एफ था हमारे पास जी कैपिटल एम स्मॉल m ओवर r1 r2, और साथ डेल्टा आर आ जाएगा, और कॉस 180 -1 होता था इसलिए शुरू में माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपोजिट है, जिस वजह से यहाँ पर हमने एंटी पैरेलल यानी कि 180 को यूज़ किया है, ठीक हो गई बात। फिर आप देखें जी हमारे पास आगे है पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर वी हैव। भाई हमने डेल्टा आर की वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी r2 माइनस r1, ठीक है, इस फार्मूले में। तो वर्क 1 to 2, वर्क फ्रॉम इंटरवल 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, और डेल्टा आर की जगह आ जाएगा r2 माइनस r1 ओवर r1 r2। अच्छा अब करना क्या है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m तो ऐसे ही रहने देंगे, r2 को अलग डिवाइड करें r1 r2 से, और माइनस r1 को अलग डिवाइड करें r1 r2 से, तो r2 r2 से कट जाएगा, r1 r1 से कट जाएगा, जो रिमेनिंग है वो लिख लें। तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 आ जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m ब्रैकेट 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। अब बेटा बाकी जो वर्क है ना, अब ये हमने एक कैलकुलेट कर लिया कि फर्स्ट से सेकंड इंटरवल के लिए, अब सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से कंपेयर करके लिख लेंगे। कैसे
सिमिलरली द वर्क डन ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेप इन विच बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट 2 to 3, वो कैसे आएगा भाई, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम एज इट इज़। यहाँ था 1/r1 माइनस 1/r2 जब हम 1 से 2 जा रहे थे, तो जब हम 2 से 3 जाएंगे तो आएगा 1/r2 माइनस 1/r3, तो ये आ गया 1/r2 माइनस 1/r3। इसी तरह बेटा जब हम 3 से 4 जाएंगे तो आएगा 1/r3 माइनस 1/r4। और बेटा इसी तरह अगर हम आखिरी स्टेप देखें, जब हम n-1 से n जाएंगे, एंड द वर्क डन इन द लास्ट स्टेप कौन सा बनेगा, तो आखिरी n था तो n से पहले n-1, यानी कि n-1 टू n, तो वो बनेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। ठीक है, ये लास्ट स्टेप बनेगा। तो हम इन सारे वर्क्स को ऐड कर लेंगे, हैंस द टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to n इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द वर्क डन ड्यूरिंग ऑल दीज स्टेप्स। तो टोटल वर्क आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम इंटरवल 1 to 2 प्लस वर्क डन इंटरवल 2 to 3 प्लस वर्क डन इंटरवल 3 to 4 प्लस सो ऑन टू वर्क डन n-1 to n। तो भाई इन सब से देखिए एक चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम सब में आ रहा है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट आ गई बड़ी, फिर आपके पास ये जो छोटी ब्रैकेट थी मिडल ब्रैकेट थी हमने लिख ली जी 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस सो ऑन टू 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। अब एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप देखें तो हर टर्म का नेगेटिव टर्म मौजूद है सिवाय दो टर्म्स के। 1/r1 का नेगेटिव टर्म नहीं है, ठीक है, और 1/rn नेगेटिव टर्म है, इसकी पॉजिटिव टर्म नहीं है। बाकी देखिए माइनस 1/r2 है तो प्लस 1/r2 है, इसी तरह माइनस 1/r3 है तो जो इससे नेक्स्ट टर्म होगी 1/r3 माइनस 1/r4, वहाँ पर आपके पास 1/r3 प्लस वाला होगा। इसी तरह बेटा आपके पास प्लस 1/rn माइनस 1 है तो माइनस 1/rn माइनस 1 भी होगा। सिर्फ 1/r1 पॉजिटिव है और माइनस 1/rn है, तो सारी टर्म्स आपस में कट जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/rn, क्योंकि इन सब का पेयर मौजूद है, नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ पहली और आखिरी के पेयर नहीं है। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1/r1 माइनस 1/rn। ठीक है जी, अब हम कंडीशन लगाते हैं, इफ द पॉइंट n इज सिचुएटेड एट इन्फिनाइट डिस्टेंस। अगर बेटा rn कहाँ है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, तो rn इन्फिनिटी होगा, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ। सो ये जो फैक्टर है 1/rn ये बनेगा 1/infinity, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1/infinity 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर 1/rn वाला 0 हो जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास बनेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर r1। दिस total work done by definition is the absolute potential energy as stated earlier represented by u। तो भाई वर्क डन ही बराबर था ना, जो हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया सर्टेन पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स 0 डेफिनेशन में पढ़ा, तो ये तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। और बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम u से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं, तो w को हम u से रिप्लेस कर लेंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर r, और r1 को हम r से रिप्लेस कर लेंगे जनरली। ठीक है, दिस इज नॉन एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो भाई ये अब हमारे पास फार्मूला है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, u इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन अट्रैक्टिव नेचर बता रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है जी, कि जो हमारी अर्थ फील्ड है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक, नोट दैट व्हेन r इंक्रीजेस u बिकम्स लेस नेगेटिव। भाई इस पॉइंट को समझिएगा, MCQ आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटा देखें, नॉर्मली होता ये है, जो इन्वर्स रिलेशन होते हैं, हम कहते हैं r बढ़ेगा तो u कम होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये बात पॉइंट तवज्जो से सुनना है, ये फैक्टर है नेगेटिव। मिसाल करें, ऊपर वैल्यू है 10, नीचे वैल्यू है अभी 1, अब मैंने r बढ़ा के 2 कर दिया, 10/2 आंसर 5 आता है। फिर मैंने r बढ़ा के 5 कर दिया, 10/5 आंसर कितना आता है 2। जो मैं r बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये आंसर लेस नेगेटिव मीन छोटा होता जा रहा है, और साथ माइनस में आ रही है वैल्यूज़। ज़रा इधर बात देखें, ये नंबर लाइन है मेरे पास। अगर बेटा हम 0 से लेफ्ट मूव करते हैं, -1 -2 -3, तो क्या -5 बड़ा है या -3 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर जो 0 के करीब होता है ना नेगेटिव में, वो बड़ा होता है, यानी कि नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो एक्चुअली एक बड़ा नंबर होता है।
ठीक है। तो मैं जब आर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो ये जो फैक्टर है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर ये कम हो रहा है, कम हो रहा है तो साथ नेगेटिव है, मीन लेस नेगेटिव नंबर मिल रहा है, लेस नेगेटिव मीन नियर टू ज़ीरो नंबर मिल रहा है। तो नियर टू ज़ीरो नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब यू इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब हम आर बढ़ाएंगे तो आर बढ़ाने से यू इंक्रीज़ होगा। इस केस में कैसे इंक्रीज़ होगा, आर बढ़ाएंगे तो ये वाला जो फैक्टर है इसका आंसर छोटा आएगा और साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव में छोटा नंबर भी एक बड़ा नंबर होता है जिस वजह से यू बढ़ेगा। यही बात उसने यहाँ लिखी है। नोट दैट व्हेन आर इंक्रीजेस यू बिकम्स लेस नेगेटिव, यू लेस नेगेटिव होगा, यू इंक्रीजेस। इट मीन्स व्हेन वी राइज अ बॉडी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। जो जो हम अर्थ की सरफेस से अवे मूव करते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, या आप कहते हैं कि आर बढ़ाते जाएंगे तो यू बढ़ता जाएगा। Therefore, if we want to raise the body up to infinite distance, तो अगर हम बॉडी को infinite distance पर ले जाना चाहते हैं, we will have to do work is equal to the Gmm over R, so that potential energy becomes zero। तो तब potential energy क्या हो जाएगी, जीरो। भाई क्यों, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर लेकर जा रहे हैं, या इन्फिनिटी पुट करें समथिंग और इन्फिनिटी तो जीरो होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक हो गई बात। नाउ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज फाउंड बाय पुटिंग R इज इक्वल टू कैपिटल R। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो फासला है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, और रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R होता है। तो इसी फार्मूले में ना स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे नियर सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर कैपिटल R। ठीक है। नेगेटिव साइन मैंने बताया अट्रैक्टिव नेचर बताता है। द नेगेटिव साइन शोज दैट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास m इज अट्रैक्टिव, जो चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। जैसा हमने सैटेलाइट में पढ़ा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स है और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, तो सैटेलाइट ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करती है। तो ये भी पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। द अबव एक्सप्रेशन गिव्स द वर्क और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ बॉडी आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। तो कहता है जो अबव रिलेशन है ये एक्चुअली हमारे पास वो एक्सप्रेशन है जो हमने वर्क किया या जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी किसी बॉडी को सर्टेन पोजीशन से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए। ठीक है। जहाँ पर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, वेयर पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़ ज़ीरो। और अर्थ के रिस्पेक्टिव, अर्थ पे कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा है, बेशक कुएं में खड़ा है, अब वो ऊपर खड़ा है, जहाँ भी खड़ा है, उसके मुताबिक इस पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। और इसलिए हम इस पॉइंट को कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और जो हम अर्थ की सरफेस से अवे मूव करते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और नेगेटिव साइन यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस को शो कर रहा है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ज़रा देख लें। टिडबिट्स है, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। मोर कोल हैज़ बीन यूज सिंस 1945 देन वाज यूज इन द होल ऑफ द हिस्ट्री बिफोर डैट। ठीक है। अभी आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। फिर ये भी पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। डू यू नो, क्या इन्फॉर्मेशन है जी, इन्फॉर्मेशन देखें। देयर इज़ मोर एनर्जी रीचिंग इन 10 डेज। कहता है कि जो 10 दिनों में एनर्जी आती है ना सूरज से, देयर इज़ मोर एनर्जी रीचिंग अर्थ इन द 10 डेज ऑफ सनलाइट देन इट ऑल द फॉसिल फ्यूल्स ऑन द अर्थ। कहता है जो हमारे अर्थ में जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, खाम मादाज हैं, कोल हो गया, एनिमल डंग हो गया, चीज़ें, कह रहा है अगर इन्हें बर्न किया जाए ना, जितने भी हमारी दुनिया पे हैं, तो ये सिर्फ इतनी एनर्जी बनाएंगे जितनी एनर्जी सूरज हमें 10 दिन में वैसे ही दे देता है। तो सूरज अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, ब्लेसिंग है। और आजकल तो आप देख रहे हैं इस मॉडर्न डे में सारी की सारी चीज़ें सोलर पर स्विच हो रही हैं। घरों में सोलर पैनल बेतहाशा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हमारी हैं, कार्स, मोटर बाइक्स, स्कूटीज़ हो गई, वो सारी सोलर पे बेस्ड है। हमारे जितने गैजेट्स हैं, सेल फ़ोन भी इवन इन फ्यूचर अब वही आएंगे जो सोलर से क्या होते होंगे, चार्ज होते होंगे। तो सारी चीज़ें सोलर पर कन्वर्ट होती जा रही है। रीज़न ये है कि सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें एक तोहफ़ा तन यूँ समझे कि बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स मिला हुआ है, जिससे काफ़ी हज़ार सालों से एनर्जी आ रही है और काफ़ी हज़ार सालों तक मज़ीद आती रहेगी। ठीक है। और ये कैसे आती है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। सन पे प्रोटॉन प्रोटॉन टाइप रिएक्शन होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारा इंशाल्लाह हम जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में जानेंगे। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।